वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। पार्टनरशिप एक्ट के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 39 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 44 जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के रिगार्डिंग जो डील कर रहे हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द प्री पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बेरेट लैंग्वेज इज सफिशिएंट फॉर ऑल दोज जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशरी की चाहे अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। बेरेट लैंग्वेज इज सफिशिएंट, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेरेट लैंग्वेज से। सेक्शन 39 एज पर द बेरेट एक्ट इज कंसर्न, वो डील कर रहा है, उसकी हेडिंग क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन फर्म दैट मीन्स टू से, वहां पर बेरेट में क्लियर लिखा है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक्चुअली वर्ड फर्म यूज कर रहे हैं, इट्स ए काइंड ऑफ पार्टनरशिप। तो वहां पर वर्ड लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। जब सारे पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम उसको डिसोल्यूशन फर्म बोलते हैं। तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना बिटवीन द पार्टनर्स, अगर वो सारे डिसॉल्व कर देते हैं, सारी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं, हम लोग कह सकते हैं उसको फर्म को डिसॉल्व कर दिया। तो एक हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लाइफ है फर्म की वो खत्म हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है, वहां पर हम उसको खत्म कर रहे हैं। जो उसकी एग्जिस्टेंस थी पार्टनरशिप फर्म की, वो उसकी एग्जिस्टेंस को खत्म करना ही अपने आप में डिसोल्यूशन है। तो सेक्शन 40 फर्दर मेक इट क्लियर कि डिसोल्यूशन जो है वो कई टाइप्स के हो सकते हैं। लाइक सेक्शन 40 से इट इज बाय एग्रीमेंट भी आप डिसॉल्व कर सकते हो। सेक्शन 40 और 41 क्या कह रहे हैं, कंपल्सरी डिसोल्यूशन कह रहे हैं कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन भी होती है। 42 सेज कि ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसी, अगर इन फ्यूचर कोई कॉन्टिजेंसी हो गई तो हो सकता है फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाए। देन यू हैव सेक्शन 43 दैट इज डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में अगर कोई पार्टनर किसी को नोटिस भी देता है डिसॉल्व का, तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। एट द एंड द लास्ट सेक्शन इज 44 दैट इज बाय कोर्ट। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, ऑलवेज काफी इंपॉर्टेंट रहा है हमारे लिए, क्योंकि मेन पॉइंट ऑफ व्यू काफी क्वेश्चंस आए थे इसमें सेक्शन 44 में। बट अदरवाइज इट इज एन इजी टॉपिक, काफी हम टेक्निकली नहीं कह सकते, काफी टेक्निकल ये टॉपिक है, इजी टॉपिक है हमारे लिए। तो सेक्शन 40 क्या कह रहा है कि डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, वहां पे वो लिखा है कि फर्म में भी डिसॉल्व, हाउ फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर्स, अगर सभी पार्टनर की कंसेंट हो गई तो बात खत्म, वो डिसॉल्व कर सकते हैं, वो अपना एग्रीमेंट बना सकते हैं, हम लोग इस फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। जहां आपका ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है, राइट, एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फर्म, आपने उस समय पार्टनरशिप डीड बना दी, उसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्ली, हम लोग किसी भी हम लोग कंसेंट से हम लोग उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न, वो आपने एग्रीमेंट कर लिया है कि कैसे डिसॉल्व होगी। लॉ कहता है कि अगर एग्रीमेंट हो चुका है जिसमें आपने प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया कि हम लोग कैसे उसको डिसॉल्व करेंगे, ये हमारा एक एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको डिसॉल्व किया जाता है। तो लॉ कहता है कि उसको हम लोग डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट बोलते हैं। एग्रीमेंट दैट मीन्स कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो वो हमारी रिटन फॉर्म में हो सकती है, वो वर्बली भी हो सकती है, क्योंकि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इट कैन बी ऑफ ओरल और रिटन फॉर्म, तो कोई भी हो सकता है, इसमें कोई वो जरूरी नहीं है। 41 सेक्शन इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर, क्योंकि वहां पर कंपल्सरी डिसोल्यूशन की बात की गई है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन यहाँ पर स्टूडेंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग। इंटरप्रिटेशन कई बार उसको कंफ्यूजन हो जाती है लैंग्वेज को, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल। सेक्शन 41 सेज अ फर्म इज डिसॉल्व्ड, फर्म डिसॉल्व मान जाएगी, पॉइंट ए, बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यहाँ पर बोल लिखा ऑल द पार्टनर्स और ऑफ ऑल द पार्टनर्स बट वन एज इंसॉल्वेंट। लॉ कहता है कि अगर वो 4 पार्टनर है वहां पर, एक को छोड़ के बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए, दे ऑल बिकम इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन। तो लॉ कहता है कि एक बचा, तो वो तो पार्टनरशिप को कैरी ऑन कर नहीं सकता, क्योंकि बात करूं सारे इंसॉल्वेंट हो गई। तो लॉ कहता है कि सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए सिर्फ एक को छोड़कर, तो ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन है। लॉ कहता है इट्स बाय लॉ दिस इज अ कंपल्सरी डिसोल्यूशन। सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, बचा नहीं, क्या सिर्फ एक ही बचा है, वो इंसॉल्वेंट नहीं, वो सॉल्वेंट है। लॉ कहता है कि अगर सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, सिर्फ एक को छोड़ के, वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन है। सेकंड पॉइंट, बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट व्हिच मेक इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस और द फर्म टू बी कैरिड ऑन और फॉर द पार्टनर टू कैरी ऑन इन इट्स पार्टनरशिप। लॉ कहता है अगर कोई ऐसी इवेंट हैपन हो जाती है, कोई भी ऐसी इवेंट जो पूरे बिजनेस को इलीगल बना देती है, लाइक सपोज इंडिया और पाकिस्तान के काफी अच्छे रिलेशंस हैं, राइट,
पाकिस्तान और इंडिया के जो हैं पर्सन, उन्होंने अगर आप कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो पार्टनरशिप के रिगार्डिंग को कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसमें अगर कोई पर्सन है, सपोज हमारी वॉर हमारी जो है पाकिस्तान से स्टार्ट हो गई, लग रहा है वो हमारी अब एनिमी कंट्री है, या किसी बांग्लादेश से हो गई, या किसी और चाइना से हो गई, या किसी और कंट्री से हमारी वॉर शुरू गई जिससे हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है, लग रहा है द मोमेंट वो वॉर स्टार्ट हो गई, जो हमारा रिलेशन था वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसी इवेंट हो गई, वॉर इज इटसेल्फ एन इवेंट, राइट? तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऐसे सपोज अगर जहाँ फिर आप ऐसा कोई थिंग बनाते हो, आप आर्टिकल, कोई ऐसा आर्टिकल बनाते हो जो कॉन्ट्रावेंट नहीं है, उस समय कॉन्ट्रावेंट भी था जब आपने वो स्टार्ट किया था बनाना, बट लेकिन इन फ्यूचर अगर लॉ ऐसा बना दिया जहाँ पे लॉ ने उसको बाढ़ कर दिया कि आप इस चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, दैट मीन्स वो इलीगल हो गया। इन फ्यूचर ऐसी इवेंट, ऐसा कोई भी चीज एक्ट हो गया जिससे आपका पूरा का पूरा बिजनेस इलीगल हो गया, तो वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, क्योंकि फायदा नहीं उसका पार्टनरशिप का कैरियर करना। लॉ कहता है इसको डिसॉल्व करिए, दिस इज अ कंपल्सरी थिंग कि उसको डिसॉल्व किया जाए, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन सेपरेट एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग आर कैरिड ऑन बाय हिम बाय द फर्म। अगर लॉ कहता है कि लॉ फर्म एक ऐसी फर्म है जो नंबर ऑफ एडवेंचर्स जो है वो एक टाइम में कैरी कर सकती है। लॉ कहता है कि दो एडवेंचर्स स्टार्ट किए एक लॉ ने, और एक है जो बेसिकली वो जो राइस से डील कर रहा है, उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। दूसरा जो बिजनेस था वो पॉपी हस्क से डील कर रहे थे, पॉपी हस्क, राइट? इट्स अ कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस। लेटर ऑन जो है वो जो नार्कोटिक ड्रग सब्सटेंस एक्ट जो हमारा था, एनडीपीएस एक्ट है, उसमें पॉपी हस्क जो है वो बेसिकली वो कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस माना गया है। तो एट द टाइम ऑफ द पार्टनरशिप, द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, वो पॉपी हस्क जो था वो कॉन्ट्राबैंड नहीं था, तो दोनों जो वेंचर्स थे वो कैरी ऑन चल रहे थे, वो लीगल थे, बट लेटर ऑन व्हाट हैपन कि वो एक इलीगल हो गया। अब पॉपी हस्क जो है इट्स अ कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस अंडर द एनडीपीएस एक्ट, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप डील नहीं कर सकते। लॉ कहता है कि अगर एक एडवेंचर इलीगल है, दैट मीन्स दूसरा जो लीगल है वो कंटिन्यू चलेगा और इलीगल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर है, द इलीगैलिटी ऑफ वन और मोर शैल नॉट ऑफ इटसेल्फ कॉज द डिसोल्यूशन फॉर्म। एक एडवेंचर इलीगल होने से फर्म डिसॉल्व नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है। That was section 42, वहां पर वर्ड लिखा on the happening of certain contingency, right? It's like same contingency, लेकिन यहाँ पर contingency है जो है वहां पर डिफाइन की गई है section 42 में। पहले मैं 41 की बात कर रहा था बी पॉइंट में, वहां पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ किसी इवेंट के हैपनिंग होने पर फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पर 42 में दे हैव प्रिस्क्राइब्ड द इवेंट्स, जो इवेंट्स हैपन होंगी तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मानी जाएगी। तो 42 सेक्शन सेज subject to the contract between the partners, a firm is dissolved. That means subject to the contract between the partner is an exception to this section. Generally what happen, वहां पे क्या लिखा है, firm dissolve मान जाएगी if constituted for a fixed term. You have created a firm for 5 years. On the expiry of that 5 years, the firm automatically became dissolved. 5 साल के लिए आपने फर्म बनाई थी, 5 साल कंप्लीट हो चुके, फर्म डिसॉल्व, बात खत्म। सेकंड पॉइंट, इफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर, आपने एक और जहाँ 2 एडवेंचर के लिए उसके लिए आपने फर्म बनाई थी। सपोज आपने फर्म बनाई है कि यहाँ से 1000 किलोमीटर रोड हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, नंबर ऑफ पार्टनर्स मिलकर आपने फर्म बना ली, आपने वो 1000 कंस्ट्रक्शन जो किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन रोड कर ली, अब वो एडवेंचर खत्म तो आपकी फर्म भी खत्म हो जाएगी, राइट? थर्ड, बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो डेफिनेटली फर्म जो है एज ए जनरल रूल डिसॉल्व मानी जाएगी, एज ए जनरल रूल डिसॉल्व मानी जाएगी। फोर्थ पॉइंट, बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, लॉ कहता है अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया ना, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, एज ए जनरल रूल फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी। लेकिन वहां पे फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई अगर एक एडवेंचर खत्म भी हो गया तो फर्म डिसॉल्व नहीं मानी जाएगी, हम नया एडवेंचर स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो जो सर्वाइविंग पार्टनर्स है वो फर्म को कंटिन्यू चलेंगे, करते रहेंगे, बिजनेस को चलाते रहेंगे, तो वो इट्स एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। अगर आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें आपने मेंशन कर दिया कि एक पार्टनर की डेथ होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फर्म है वो कंटिन्यू चलती रहेगी दूसरे पार्टनर के साथ, तो ये दिस इज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। तो इसलिए वहां पे वर्ड लिखा है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, तो दिस इज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल गिवन अंडर सेक्शन 42 एंड दे हैव प्रिस्क्राइब्ड कि कौन सी इवेंट हैपन होगी तो वो फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी। अदरवाइज इसके अलावा आप उल्ट उसको आप एक्सेप्शन में अगर लेके चलोगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसके बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। देन वी सेक्शन 43,
43 it's a speech that dissolution by notice in case of partnership at will. Section 8 of the Partnership Act is concerned, वो डील कर रहा है पार्टनरशिप एट विल. पार्टनरशिप एट विल मींस दैट जहां पर आपने पार्टनरशिप जो है वो फॉर क्या उसका जो फॉर टर्म डिफाइन नहीं किया कि कितने समय के लिए फर्म आप क्रिएट कर रहे हो. एक तो क्या हमारा टाइम फिक्स हो गया जी, हम लोग फर्म जो 5 ईयर के लिए बना रहे हैं, तो दैट मीन्स वो 5 ईयर तक है. जहां पर आपने टाइम मेंशन नहीं किया कि कब डिसॉल्व होगी, तो वो होती है हमारी पार्टनरशिप एट विल. लॉ कहता है कि इस पर सेक्शन 8 इज कंसर्न पार्टनरशिप एट विल, तो वो राइट दे रहा है कि कोई भी अगर पार्टनर नोटिस दे रहा है दूसरे पार्टनर्स को कि भाई मैं चाहता हूं, आई हैव अ इंटेंशन कि मैं इस फर्म को डिसॉल्व करना चाहता हूं. लॉ कहता है कि द मोमेंट ही सेंड अ नोटिस टू द अदर पार्टनर्स, तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व मान जाएगी. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. तो वहां पर क्लियर है जी हमारा 43 सेक्शन. विद अ पार्टनरशिप इज एट विल द फर्म में बी डिसॉल्व, मे वर्ड इज यूज्ड, मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग to all the partners of his intention to dissolve the firm. Law is clear. यहाँ पे क्लियर है कि एक पार्टनर जो चाहता है कि मैं फर्म डिसॉल्व कर दूं, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, वो रिटर्न में सारे पार्टनर्स को नोटिस देगा, सभी पार्टनर्स को, एक पार्टनर्स को सभी पार्टनर्स को वो नोटिस देगा. तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि वो 43 के अंदर जो पार्टनरशिप एट विल जो है वो डिसॉल्व मानी जाएगी. सेकंड पॉइंट, द फर्म इज डिसॉल्व एज फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस. अगर आपने नोटिस भेजा, आपने उसमें डेट मेंशन की कि 1 जनवरी ऑफ 2021 को हमारी फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी, ये मेरी इंटेंशन है, तो उस दिन से आपकी फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी. अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है. और इफ नो डेट इज सो मेंशन, अगर आपने उस नोटिस में डेट नहीं मेंशन की डिसोल्यूशन की, तो यहां पर लॉ क्या आएगी, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस. जब वो नोटिस कम्युनिकेट हुआ उस पर्सन को, दूसरे पार्टनर को, वो डेट हमारी डिसोल्यूशन की मान गई. तो ये काफी इंपॉर्टेंट थे हमारे डेट्स. यहाँ पर प्री पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आ चुके हैं नंबर ऑफ टाइम्स, तो प्लीज उसको ध्यान में रखना 43 को. देन वी हैव सेक्शन 44, दैट इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन. इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं हमारे, यहाँ पर टेक्निकलिटीज है हमारी, इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है. तो 44 सेज एट द सूट ऑफ द पार्टनर, एट द सूट ऑफ द पार्टनर, दैट मींस सूट फाइल कर रहा है पार्टनर, राइट, द कोर्ट में डिसॉल्व. पार्टनर कोर्ट में जा रहे हैं कि इस फर्म को डिसॉल्व कर दो, कोर्ट डिसॉल्व कर रही है, राइट. वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट ग्राउंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड. दिस इज कि अनसाउंड माइंड. अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का है, तो उसके रिगार्डिंग कौन सूट फाइल करेगा, ये इंपॉर्टेंट है. वहां पर वो लिखा है पार्टनर हु हैज बिकम एन अनसाउंड माइंड. इफ देयर आर 3 पार्टनर ए बी सी, ए जो है वो अनसाउंड माइंड हो गया, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया ही इज एन अनसाउंड माइंड पर्सन, इन विच केस द सूट में बी ब्रॉट as well as by the next friend of the partner who has become unsound mind. लॉ कहता है इस केस में अगर ए बी सी है, यहाँ पर ए जो है वो अनसाउंड माइंड हो गया, पागल हो गया, तो जो ए है उसके रिलेटिव्स नेक्स्ट फ्रेंड ऑन बिहाफ ऑफ ए सूट फाइल कर सकते हैं, इस फर्म को डिसॉल्व किया जाए. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. इन केस ऑफ एन अनसाउंड माइंड पर्सन, जो पर्सन अनसाउंड का हो रहा है, जो पर्सन पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो रहा है, उसके जो नेक्स्ट फ्रेंड है उसके बिहाफ पे सूट फाइल करेंगे कोर्ट में फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, तो जो है उसके रिगार्डिंग फिर जो है वो डिसॉल्व मान जाएगी, राइट. दूसरा पॉइंट फर्दर मेक इट क्लियर. सेकंड पॉइंट क्या है, वहां पे इनकैपेसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग. लॉ कहते हैं कि दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर, यहाँ पर अदर देन वर्ड लिखा, अदर देन वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि सभी जो नीचे ग्राउंड्स है वो वहां पे अदर देन वर्ड लिखा हुआ है. तो वहां पे लिखा कि दैट अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर स्विंग, जो पार्टनर सूट फाइल कर रहा है, उसके अलावा जो दूसरे पार्टनर्स हैं, दे बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज ए पार्टनर. सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी. जो बी है वो, जो सी है वो टोटली इनकैपेबल हो गए, वो जो अपने एज ए पार्टनर की ड्यूटीज है वो परफॉर्म नहीं कर सकते. तो इस केस में ए सूट फाइल करेगा. तो लॉ कहता है कि जो इनकैपेबल है वो सूट नहीं फाइल करेगा, जो कैपेबल है वो सूट फाइल करेगा, इस फर्म को डिसॉल्व कर दो जी. इंपॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट, मिसकंडक्ट कर रहा कोई पर्सन, तो डेफिनेटली that partner other than the partner suing is guilty of conduct who is likely to affect prejudicially the carry on of the business regarding had to the nature of the business. लॉ कहता है कि the partner other than the partner suing is guilty of misconduct. जो पर्सन मिसकंडक्ट कर रहा है, सपोज दो पार्टनर है ए एंड बी, जो बी है वो मिसकंडक्ट कर रहा है. जब बी अगर वो मिसकंडक्ट कर रहा है तो जो ए है वो सूट फाइल करेगा. जो मिसकंडक्ट कर रहा है उसके अलावा जो दूसरे पार्टनर है, दे कैन मूव एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट
सूट फाइल कर सकते हैं कि इस फर्म को डिसॉल्व किया जाए। तो कोर्ट को अगर लगता है कि वाकई एक्चुअली में वो मिसकंडक्ट है, लाइक सपोज वो फ्रॉड कमिट कर रहा है, एक पार्टनर डेफिनेटली वो मिसकंडक्ट कर रहा है फर्म के साथ, वो दूसरे पार्टनर की वाइफ के साथ अडल्टरी कमिट कर रहा है, दिस इज ऑल्सो मिसकंडक्ट। वो फर्म की गुडविल को खराब कर रहा है, वो एनिमीज के साथ मिला हुआ है। तो दीज आर द मिसकंडक्ट ऑफ द पार्टनर्स, जो उसके बिहाफ पे दूसरा पार्टनर जब वो सूट फाइल करेगा ये मिसकंडक्ट कर रहा है, इस फर्म को डिसॉल्व कर दो। फोर्थ पॉइंट, did a partner other than the partner suing willfully or persistently commit breach of agreement? अगर कोई पार्टनर्स है हमारे, उसमें से एक पार्टनर जो है वो कॉन्टिन्यूसली ब्रीच कर रहा है एग्रीमेंट की, आप में जो एग्रीमेंट हुआ था पार्टनर्स का वो उसको ब्रीच कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली ब्रीच कर रहा है रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द फेस और द फर्म और द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, चाहे वो फर्म के अफेयर्स के रिगार्डिंग है, उसको वो गलत कर रहा है, एक्ट कर रहा है, गलत एक्ट कर रहा है, जब वो फर्म के अदरवाइज बिजनेस में जो है वो विलफुली उस एग्रीमेंट को, जो उसकी कंडीशंस जो उसकी ड्यूटीज है उसको ब्रीच आउट कर रहा है। तो लॉ कहता है अगर वो विलफुल, इफ ही इज विलफुली कमिट द ब्रीच ऑफ द ड्यूटीज ऑफ जो प्रिस्क्राइब की उसकी एग्रीमेंट में, जब वो एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहा है, तो लॉ कहते हैं जो पर्सन दूसरा है उसका अपोजिट पार्टनर जो है वो सूट में सूट फाइल कर सकता है डिसोल्यूशन का कि मेरा जो पार्टनर है वो मिसकंडक्ट कर रहा है, वो कमिट जो उसकी एग्रीमेंट है उसको ब्रीच कर रहा है, तो लॉ उसके बिहाफ पे जो है वो फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। इफ द पार्टनर जो है वो अगर प्रूव कर रहा है कि एक्चुअल में ये पार्टनर जो है वो मिसकंडक्ट कर रहे हैं, जहाँ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं या वो एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो लॉ अगर कहता है अगर आपने प्रूव कर दिया तो उसके बाद जो कोर्ट है उसको डिसॉल्व करेगा ही करेगा। फोर्थ पॉइंट, did a partner other than the partner suing has in any way transferred the whole of the interest? लॉ कहता है अगर कोई पार्टनर अपने शेयर को ट्रांसफर कर रहा है या मॉर्टगेज कर रहा है, ठीक है जी, या उसका चार्ज किसी को दे दिया उसने, तो लॉ कहता है कि अगर भाई आप अपना इंटरेस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर ट्रांसफर कर रहे हो तो ये भी एक ग्राउंड है, क्योंकि आप थर्ड पर्सन को इंटरफेयर करवा रहे हो पार्टनरशिप फर्म में, एंड दैट थर्ड पर्सन हैज नो राइट टू इंटरफेयर इन द पार्टनरशिप फर्म। अगर आपने विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स आपने अपना शेयर जो है वो सेल कर दिया, मॉर्टगेज कर दिया, या उसको चार्ज किसी को दे दिया, लॉ कहता है दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसी फैक्ट के बिहाफ पे जो दूसरे पार्टनर्स है वो कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकते हैं डिसोल्यूशन फॉर फर्म के रिगार्डिंग, तो ये फर्दर इंपॉर्टेंट है। देन वी वर एफ पॉइंट, वहां पे वर्ड क्लियर है दैट जो बिजनेस है वो सिर्फ लॉस में चल रहा है, वो प्रॉफिट में नहीं आ सकता, तो पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि अगर उसको प्रॉफिट में लाया नहीं जा सकता, सिर्फ लॉस ही हम लोग बेयर कर रहे हैं, तो उस फर्म को चलाने का पर्पस नहीं है। तो इस ग्राउंड के यहाँ पे पार्टनर्स जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं कि सर ये जो बिजनेस हमारा है ये सिर्फ लॉस लेके आ रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा हमारा, तो इसको डिसॉल्व कर दो फर्म को, तो उसके बेसिस पे फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। देन द जी पॉइंट इज बेसिकली इट्स एन ओपन पॉइंट, क्योंकि वहां पे वो लिखे एनी अदर ग्राउंड, तो एनी अदर ग्राउंड जो आपको ठीक लगता है, जो कोर्ट को लगता है कि यस दिस इज द ग्राउंड, दिस इज अनदर ग्राउंड जिसके बेसिस पे आप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। तो जो ऊपर वाले मेंशंस किए हैं हमारे ग्राउंड, इनके अलावा अगर कोई ऐसा ग्राउंड जो है वो एग्जिस्टेंस में आ रहा है जिससे कोर्ट को लगता है कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ये फर्म डिसॉल्व होनी चाहिए, तो लॉ कहता है कि दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, तो आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये ओपन रखा है सभी को, सभी पार्टनर्स के लिए ओपन है। अगर उसको इन ग्राउंड्स के अलावा कोई और ग्राउंड भी आता है जिसके पास उनके पास राइट है इसको डिसॉल्व करवा सकते कोर्ट में, तो डेफिनेटली दे हैव टू फाइल अ सूट इन द बिफोर द कोर्ट कि वो डिसॉल्व कर दे। अगर कोर्ट जस्टिफाइड हो गया आपके ग्राउंड से कि एक्चुअल में वो ग्राउंड जो डिसोल्यूशन को के लिए सही है, तो फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी, फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा कोर्ट द्वारा। तो दिस इज व्हाट द डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। तो दीज आर द सेक्शंस जो काफी इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू मेन पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट है कि ये इसकी डायरेक्ट सफिशिएंट है, इसके लिए कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है आपके लिए। तो प्लीज आप इसको ध्यान में रखना, इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आप डिस्कस कर लेना। एंड होप के आपको पिछले जो लेक्चर्स हैं वो आपको समझ लगे होंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारा 44 सेक्शंस ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, सिर्फ 25 सेक्शन जो हमारे बचे हैं। इसको खत्म करने के बाद हम लोग सोगा स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल्स ऑफ गुड एट। उसके बाद हम लोग आईपीसी एंड द सीआरपीसी स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो करंटली मिलती रहे। और गाइज ये चैनल जो है वो आपके लिए, तो प्लीज आप शेयर करते रहो ताकि नंबर ऑफ पर्सन हमारे साथ जुड़ सके। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।